हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो शोध अभिक्षमता वाला यूनिट पढ़ा रहा था, उस यूनिट में 5 जो क्लासेस है मैं पढ़ा चुका हूँ और 2 क्लासेस तो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ। तो आज की जो कक्षा है, जो 5वीं क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, जो चीज़ें, उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि आगे की और क्या क्या चीज़ें हैं। 1-2 क्लास इसमें मैं और आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में, कोशिश करूंगा कि उनको भी आप लोगों को करवा दूं। तो जिससे क्या रहेगा कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे और इस यूनिट का कितना महत्व है। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं कि आगे की जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो क्या है। ठीक, देखिए हम लोगों ने इसके आगे की चीजें जो है देख ली थी। अब आज जो है आप लोगों को मैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि अनुसंधान की मुख्यतः 3 विधियां हैं, वर्णनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि और प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, तो जिसमें से वर्णनात्मक विधि के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ठीक है, देखिए इस अनुसंधान में इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। यानी इस प्रकार की रिसर्च में रिसर्चर से यह पर्सपेक्टिव रखा जाता है, यह अपेक्षा रखी जाती है कि वो जो कुछ भी ऐतिहासिक या भूतकालीन घटनाएं हैं उसके बारे में आज की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करें। ठीक है, जिससे उसका उपयोग वर्तमान सिचुएशंस में किया जा सके। ठीक, देखिए इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं, चुनौतियों, संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। यानी भूतकाल में जो घटनाएं हुई थी, भूतकाल में जो चीजें घटित हुई थी, उनका विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद फिर उनकी उपयोगिता इस वर्तमान सिचुएशंस में क्या है उसको देखकर फिर उसको आपको आगे रिसर्च करना चाहिए और फिर उस रिसर्च को पूरा करके आज की वर्तमान घटनाओं से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए उसका उपयोग करना। ठीक है, फिर देखिए फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधान में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का हल करने में सहायता करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं, आदि। यानी इसका मतलब है कि किसी चीज का उत्पत्ति कब हुआ था, ठीक है, फिर उत्पत्ति होने के बाद वो कैसे थे, फिर उसमें कैसे कैसे बदलाव हुआ और फिर वर्तमान में कैसे। इसका उदाहरण हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, जैसे मानव सभ्यता का विकास, उसी प्रकार किसी भी चीज का विकास, चाहे विज्ञान में जैसे जैसे किसी पदार्थ का कैसे कैसे खोज किया गया, कोई आविष्कार कैसे किया गया। जैसे कंप्यूटर को देख लीजिए, तो कंप्यूटर पहले उसकी शुरुआत कब से हुई, फिर उसके बाद उसका विकास किस प्रकार से हुआ और इस समय कंप्यूटर की स्थिति क्या है। तो हर चीज का पहले, सबसे पहले उसका हम ऐतिहासिक अनुसंधान में यही पता लगाते हैं कि उस चीज की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। ठीक है, अब फिर उसका विकास फिर कैसे हुआ और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। ठीक, उसके बाद देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष के विगत जीवन तथा किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अभी देखिए मैंने क्या बताया कि किसी वस्तु, किसी विचार, किसी घटना, समुदाय या समाज विशेष
यानी इतने चीजें, यानी उनका हम उत्पत्ति देखेंगे, उनका किस प्रकार से विकास हुआ और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब यही होता है। और वर्तमान स्थिति को हम कैसे जानेंगे? वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा, यानी उसका साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, तब जाके उसका हम महत्व और उसकी मूल्यांकन को कर पाएंगे। ठीक, देखिए, इस प्रकार का अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता करता है। यानी इस प्रकार का अनुसंधान अगर हम लोग सही से कर लेते हैं, इसको पूर्ण कर लेते हैं, तो यह अनुसंधान वर्तमान के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इससे हमारा भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, यानी हमारे भविष्य में भी यह काम आएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं होती हैं जिनको वर्तमान में भविष्य के आगे की चीजों को देखकर और उस प्रकार तैयार किया जाता है। और इनके तैयारी के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, क्या होता है? पिछली योजनाएं होती है, यानी पिछली योजनाओं को देखते हैं लोग, उसका एनालिसिस करते हैं, तब उसके आधार पर फिर नई योजना लाई जाती है और नई योजना को लाने के बाद देखा जाता है कि वो वर्तमान में कितनी उपयोगी है और उसका भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ठीक, फिर देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों या सत्यों का अन्वेषण होता है वे अतीत से जुड़े होने के कारण अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। यानी किसी भी ऐतिहासिक घटना की जानकारी इकट्ठा करनी है या उसके भूतकाल के बारे में जानना है, तो जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों के बारे में विश्लेषण करना, उनके बारे में सही से आकलन करना, सही से मूल्यांकन करना बहुत कठिन काम होता है। और वो हमें क्या प्रस्तुत करते हैं? अमूर्तता और चुनौती प्रस्तुत, यानी उसके बारे में हमारे पास पूरे सही से साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, सही नमूने नहीं प्राप्त होते हैं, तब वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, ऐतिहासिक अनुसंधान के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। यानी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उसको अन्य तथ्यों के साथ जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ और रही होंगी और इस समय की परिस्थितियां अलग हैं। यानी किसी भी योजना, परियोजना, घटना की जो वर्तमान उपयोगिता है वो पुरानी उपयोगिता के साथ सामान्यकृत नहीं की जा सकती। यानी उस समय जो चीजें हुई थी वो उस समय की सिचुएशंस के अनुसार हुई थी, लेकिन सिचुएशंस देखिए हमेशा क्या है? बदलता रहता है। तो कोई व्यक्ति पहले कैसा था वो उसकी उस समय की सिचुएशन थी, लेकिन अभी किस प्रकार से है वो इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस रिसर्च में भी होता है कि इसका सारांश, इसके निष्कर्ष को उस समय की स्थिति के साथ और वर्तमान स्थिति के साथ जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार देखिए क्या कहा गया इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वो क्या होता है? जो ऐतिहासिक समस्याएं होती हैं उनके वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है, यानी इनका एनालिसिस किस प्रकार से किया जाएगा? साइंटिफिक एनालिसिस। ठीक है, फिर देखिए, इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। देखिए, वही चीज जो अभी ऊपर बताया मैंने, ये अनुसंधान जो होता है भूतकाल की जो घटना है उसके प्रति एक नई समझ विकसित करते हैं और उस नई समझ के अनुसार जो है वर्तमान और भविष्य क्या होता है? बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत बेहतर होता है। ठीक, देखिए, इस अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता। ठीक है, यानी इस प्रकार के अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, और वो दो प्रकार क्या है? पहला है प्राथमिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा क्या है? द्वितीयक स्रोत। ठीक, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या हो। ठीक, आप आगे देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। देखिए, ये क्या है?
इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विधि, इसका मतलब क्या है कि इसमें तरह तरह के प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के एकल चर के नियम यानी लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर आधारित है। यानी जो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि है वो किसके नियम के आधार पर आधारित है? स्टुअर्ट मिल के आधार पर। उनका जो नियम था वो क्या था? एकल चर का नियम यानी लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, इसके ऊपर आधारित है। देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक उन्नत विधि है, यानी ये एक बेहतर विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाता है, यानी बिना एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसमें कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाता। ठीक, इसीलिए ये क्या है? एक उन्नत विधि है। देखिए इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। यानी इस अध्ययन में जो अनुसंधान करता होता है, जो रिसर्चर होता है, वह स्वतंत्र चर और जो आश्रित चर होता है यानी परतंत्र चर या निर्भर चर, उसके बीच जो आपस में संबंध होते हैं उसका क्या करता है? वो अध्ययन करता है। ठीक, उसके बाद देखिए कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों का संतुष्ट करना होता है। ठीक है, यानी इनके बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है कार्य कारण संबंध, उसके लिए दो स्थितियों को आपको सेटिस्फाई करना होता है। वो क्या है? देखिए पहली स्थिति में यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा, यानी यदि किसी चीज का कुछ कारण है तो उसका कोई प्रभाव जरूर होगा। ठीक है, फिर देखिए यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, यानी किसी चीज का पहले से अगर कोई कारण है तो उसका प्रभाव जरूर होगा, लेकिन यह स्थिति देखिए क्या है? आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, यानी आवश्यक हो सकती है लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो सकती। ठीक, दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा, यानी दूसरी स्थिति क्या करेगी? जब किसी चीज का कारण नहीं है तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है? यदि वही कारण ना हो फिर भी प्रभाव हो तो इसका अर्थ हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम अपेक्षा कर, यानी अगर किसी चीज का कारण नहीं है तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा, लेकिन यदि कारण के ना होते हुए भी प्रभाव है तो इसका मतलब है कि वह जो प्रभाव है वो उस कारण की वजह से नहीं है बल्कि किसी और वजह से। ठीक, यही चीज बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका अपेक्षा कर लेते हैं कि शायद इसी की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक, आगे देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाती है तथा कारण की अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती। यानी देखिए कि इस प्रकार के अनुसंधान में जो कारण की उपस्थिति होती है वो किस चीज को दिखाती है? प्रभाव को दिखाती है, और जब कारण की अनुपस्थिति होती है तो प्रभाव को नहीं दिखाती। यानी जब तक कारण रहेगा तभी तक उसका प्रभाव दिखेगा, कारण नहीं रहेगा तो प्रभाव नहीं दिखेगा। यानी कॉज है तो उसका इफेक्ट होगा, यदि कॉज नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं। ठीक, तो ये था जो है प्रयोग। अब देखिए इसके बारे में कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से लाभप्रद एवं व्यवहारिक है, क्योंकि इसका अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। यानी देख लीजिए जो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि है वो देखिए अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से लाभप्रद होती है और व्यवहारिक होती है, यानी लाभदायक भी होती है और वर्तमान में उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका जो अध्ययन होता है वो नियंत्रित होता है, यानी इसको अध्ययन करते समय बहुत सावधानी से किया जाता है, बहुत कंट्रोल वे में किया जाता है और बहुत प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, यह इस विधि की एक विशेषता भी है, यानी यह इस विधि की एक विशेषता भी है कि क्या किया जाता है? बहुत कंट्रोल वे में किया जाता है, बहुत सावधानी से किया जाता है और कई प्रयोगों के बाद इसमें निर्णय लिया जाता है।
ठीक है। देखिए सामान्य रूप में एक प्रयोग में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती हैं, यानी इस प्रकार के अनुसंधान में जो प्रयोग किया जाता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है कि एक स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है, यानी इस प्रकार के अनुसंधान में क्या किया जाता है, जो स्वतंत्र चर होता है उसमें हेर फेर किया जाता है। देखिए स्वतंत्र चर और आश्रित चर का मैंने उदाहरण दिया था कि एक बालक है या कोई छात्र है, यदि वह मेहनत करता है, मेहनत से पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट बेहतर आता है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसका कंट्रोल किस पर है, उसकी मेहनत पर है, लेकिन उसका रिजल्ट उसका जो है नंबर पर नहीं है। ठीक है, नंबर हो सकता है कि जिस टीचर ने कॉपी चेक की हो वो किस स्थिति में हो, उसकी मानसिक स्थिति किस समय हो, कैसी हो, तो उससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन मेहनत पे तो इसका कंट्रोल था ना, तो वही चीज होगी। आगे देखिए, स्वतंत्र चरों के अतिरिक्त अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते हैं, यानी जो स्वतंत्र चर होता है उसके अलावा बाकी चरों को क्या किया जाता है, स्टेबल रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया। केवल किसमें बदलाव किया जाता है, स्वतंत्र चर। जैसे मैंने मेहनत की 4 घंटे मैं डेली पढ़ा तो मेरा इतना नंबर आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मेहनत को और बढ़ा दूंगा, यानी उसमें हेर फेर कर सकते हैं। ठीक, देखिए स्वतंत्र चर के हेर फेर का आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है, यानी देखा जाता है कि स्वतंत्र चर में जो इस प्रकार से बदलाव किया जा रहा है उसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ रहा है कि नहीं। ठीक, देखिए वह चर जिस पर परिवर्तनों के प्रभाव देखे जाते हैं आश्रित चर कहलाता है, यानी यदि परिवर्तन का प्रभाव दिखेगा तो कैसा चर हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो आश्रित नहीं। आश्रित चर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मूल्य स्वतंत्र चर के मूल्य पर निर्भर और भिन्न होने के लिए परिकल्पित, यानी इसको आश्रित चर नाम इसीलिए रखा गया है कि किस पर आधारित होता है, स्वतंत्र चर पर। ठीक है, इस पर नियंत्रण प्रयोगकर्ता का नहीं होता है, इसीलिए देखिए किस पे है, किसके लिए परिकल्पित होता है, स्वतंत्र चर के लिए। स्वतंत्र चर का वैल्यू अगर बेहतर है तो इसका वैल्यू भी बेहतर होगा, अगर उसका वैल्यू कम है तो इसका वैल्यू, देखिए वही चीजों भी मैं बता दूं। उदाहरण के लिए पढ़ने में उपलब्धि पर विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्वेषक उपलब्धि आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल शिक्षण विधियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों स्वतंत्र निराश्रित चर में हेरफेर करेगा। यानी देखिए कि किसी भी रिसर्च में, इस प्रकार के रिसर्च में देखा जाएगा कि किसी भी शिक्षण विधि से पढ़ाए जाने पर जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो किस प्रकार है, और यदि उस शिक्षण विधि में हेर फेर कर दिया जाए तो शिक्षण की प्रभावशीलता कैसी होगी, यानी शिक्षण प्रभावी होगा कि नहीं होगा, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा या उसमें बदलाव। ठीक है, तो बदलाव जरूर होगा। ठीक है, और उस बदलाव को कैसे मापा जाएगा, जो विद्यार्थी रहेंगे उनकी उपलब्धि के आधार पर, यानी विद्यार्थियों की उपलब्धि में पहले से परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब यह है कि शिक्षण विधियों में बदलाव करने का जो मकसद था वो सही साबित है। ठीक, इसलिए देखिए कहीं कहीं होता है कि टीचर्स जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो किसी एक टीचिंग मेथड से पढ़ाते हैं, तो वो टीचिंग मेथड्स उनके लिए अगर कारगर नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव करते हैं। तो इसीलिए नए नए टीचिंग मेथड्स जो हैं रिसर्च कर करके ढूंढे जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि की सोपान बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी समस्या का चुनाव किया जाएगा, यानी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उस प्रॉब्लम की पहचान की जाएगी, यानी पहले प्रॉब्लम को चुन लीजिए, अब फिर उस प्रॉब्लम को सही से पहचानिए कि वास्तव में यह प्रॉब्लम क्या है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करिए, इसके लिए आप परिकल्पनाओं का निर्माण करिए, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करिए, यानी संभावित हल अपने दिमाग में सोच लीजिए उसका। और ऐसा संभावित हल सोचना चाहिए जिसको आप प्रमाणित कर सको, यानी जो प्रमाणित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए उसके लिए क्या करेंगे, जब हम परिकल्पना का निर्माण कर लेंगे तो परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, फिर उसके लिए प्रदत्तों का संकलन करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए क्या करेंगे, इनका संगठन और विश्लेषण करेंगे, यानी परिकल्पना के बारे में सोचेंगे, परिकल्पना निर्माण करेंगे, फिर उस परिकल्पना का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसको जांचेंगे, फिर डाटा का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपस में संगठन, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर इनका एनालिसिस करेंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब फिर क्या करेंगे, हम उचित निष्कर्ष अथवा परिणाम को प्राप्त करेंगे। यानी इतना करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यही है इसके स्टेप। देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप्स, फिर सेकेंड स्टेप्स, फिर थर्ड स्टेप्स, फिर फोर्थ स्टेप्स, लास्ट में फिफ्थ स्टेप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्या देख लिया कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि और प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक, अब कुछ और छोटी छोटी अनुसंधान हैं, विधियां हैं, जिनको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरली जो रिसर्च में होते हैं मुख्यतः कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कि वैचारिक अनुसंधान यानी कंसेप्चुअल रिसर्च, इसको देखिए क्या कहा जाता है। वैचारिक अनुसंधान सामान्य तौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग कौन करता है, जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि नए नए दर्शन जो है, देखिए नए नए दर्शन को विकसित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो थिंकर्स होते हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध थिंकर हैं, तो उन लोगों को जब कोई विचार, कोई दर्शन विकसित करना होगा, ठीक है, कोई नया दर्शन ढूंढना होगा, तो उसके लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला देखिए, यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। यानी यह किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, अमूर्त से। ठीक है, अमूर्त सिद्धांत और विचार, यानी ऐसे विचार या ऐसे सिद्धांत जो अमूर्त है, जो मूर्त नहीं है, यानी जिसे हम साक्षात रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, जिसके बारे में हम अनुभव कर सकते हैं, तो वो होते हैं अमूर्त। ठीक, अगला देखिए क्या है, अनुभव सिद्ध अनुसंधान यानी एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च देखिए क्या कहता है, नाम से ही पता चलता है कि अनुभव सिद्ध, अनुभव के आधार पर। देखिए अनुभव सिद्ध अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। यानी देखिए ये अनुभव और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पर निर्भर करता है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। ठीक है, ये जो क्या करते हैं कि इसमें शोधकर्ता पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, परिकल्पना निर्माण करता है, और फिर उस परिकल्पना को सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए क्या करता है, डाटा एकत्रित करता है, प्रदत्त एकत्रित करता है। ठीक है, प्रदत्त शब्द देखिए हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इंग्लिश में देखिए डाटा होता है, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक, देखिए फिर उसके बाद देखिए शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी शोधकर्ता जो डाटा एकत्रित करता है और फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, इसको देखिए तथ्यों को क्या कहा जाता है, फैक्ट कहा जाता है। तथ्यों को क्या कहा जाता है, फैक्ट कहा जाता है। ठीक, तो उस पर क्या करता है वो अपना नियंत्रण। अब देखिए अगला जो है एक्शन रिसर्च, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसंधान विधि है। इसका सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, या फिर कोई वर्तमान घटना है जो तात्कालिक घटना है उसका सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रकार के रिसर्च मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी तात्कालिक समस्या। देखिए
इस जो अनुसंधान विधि है इसको परिभाषित सबसे पहले किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा इस विधि का सबसे पहले उपयोग किया गया था। इन्होंने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था और कब किया था? 1940। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हाल्से नामक एक और दूसरे विद्वान थे जिन्होंने इस अनुसंधान विधि की क्या है, एक बहुत ही रोचक परिभाषा दी है। और उसके अनुसार देखिए क्या है कि अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उनकी गहन समीक्षा। यानी मैंने क्या बताया कि अभी वास्तविक वर्तमान में जो चीजें की जा रही हैं, वर्तमान में जो काम हो रहे हैं, उस काम को और भी बेहतर कैसे किया जा सके। ठीक है, उसी में क्या करना है? हस्तक्षेप करना है और फिर हस्तक्षेप ही करके छोड़ नहीं देना है, उसकी गहन समीक्षा भी करनी है। ठीक है, तो ये होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है स्वयं का जो वर्तमान का व्यवहार है उसमें क्या है? एक व्यवस्थित जांच है। फिर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? सबसे पहले क्या अभी बताया मैंने? तत्काल समस्या के समाधान के लिए, यानी तत्काल में कोई समस्या आ गई और उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए तो किस प्रकार के रिसर्च की जरूरत पड़ती है? एक्शन रिसर्च। ठीक है, फिर देखिए जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए, यानी अगर कोई समस्या है और उसका समाधान चल रहा है लेकिन उस समाधान की अगर रेशनल यानी चिंतनशील समीक्षा करनी है, क्रिटिकल समीक्षा करनी है, तो उसलिए इस अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, यह भी जानने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है, उसमें कोई प्रोसेस अपनाया गया है, तो उस प्रोसेस में कैसे सुधार होगा, कैसे उसमें करेक्शन होगा, ये भी इसी अनुसंधान विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए इस विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग देखिए कहाँ किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर किया जाता है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी ऐसी तात्कालिक समस्याएं आ जाती हैं और जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है। ठीक, वही मैंने कहा कि इसमें हमेशा बदलाव चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। यानी जो शिक्षण होता है वो हमेशा कैसा होता है? गतिशील होता है, मोबाइल होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि कक्षा में शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम का विकास और छात्र के व्यवहार जैसे विषयों में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम इस संवाद मूलक विधि का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए कि जो कक्षा है कोई, उस कक्षा की प्रगति किस स्तर की है, फिर उसमें जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, जो पाठ्यक्रम अपनाया गया है, वो किस प्रकार से विकसित हो रहा है और उस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। यानी वांछित व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तब तो यह विधि कारगर है, लेकिन यदि वांछित व्यवहार परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर इस विधि में परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए किस प्रकार की रिसर्च मेथड की आवश्यकता पड़ती है? एक्शन रिसर्च। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ज्यादातर इसको शिक्षा से संबंधित करके पूछा जाता है कि वह कौन सी अनुसंधान विधि है जिसमें शिक्षण से संबंधित तत्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस विधि का किया जाता है? एक्शन रिसर्च। अब देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा प्रयोगात्मक अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण, तो उसी प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख चरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी भी रिसर्च में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि समस्या का आपको सिलेक्शन करना, समस्या का चयन करना पड़ेगा। तो वही है, देखिए यहाँ समस्या का चयन कर लिया गया। अब फिर समस्या का कथन एवं मूल्यांकन,
यानी समस्या की सही से पहचान करनी है, समस्या को रियल में वो समस्या है क्या। किसी ने आपको कोई समस्या दे दी तो आप उस समस्या के बारे में पहले जानोगे ना, उसका एनालिसिस करोगे ना, ये समस्या वास्तव में है क्या। जब आप उस समस्या को जान लोगे, समझ लोगे, तो फिर उसके लिए क्या करोगे, आप परिकल्पना का निर्माण करोगे। और परिकल्पना का निर्माण का मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया कि परिकल्पना का निर्माण का मतलब ये होता है कि संभावित रिजल्ट, संभावित परिणाम, लेकिन ऐसा संभावित परिणाम जिसको आप व्याख्या कर सकते हो, जिसके बारे में आप डाटा एकत्रित कर सकते हो, तब होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कुछ भी सोच लें कि जिसको हम कर ही ना पाए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या, परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद प्रदत्त संकलन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण, यानी आपके पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसके आधार पर क्या करना है, परिकल्पना का परीक्षण करना है। फिर उसका क्या करना है, परिणाम आपको घोषित करना है, और परिणाम घोषित करने के बाद फिर क्या है, निष्कर्ष निकालना है और सुझाव देना है। यानी भविष्य में किस प्रकार से इसमें और भी बेहतर करने की गुंजाइश है, या यह बहुत बेहतर है, ठीक है, या फिर इसमें कोई कमी है तो भविष्य में इसमें सुधार करना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव आपको देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्टकट में देखिए क्या किया जाता है, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। कोई योजना आप निर्माण कर देंगे, निर्माण करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, यानी उसको एक्शन में लाएंगे। जब वो योजना काम करने लगेगी तो उसको क्या करेंगे, आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका विमर्श करेंगे। अगर ये सभी चीजें सब कुछ सही रहा, इसका मतलब क्या है कि वो योजना, परियोजना या अनुसंधान या खोज वो क्या है, आपके लिए उपयोगी है, वर्तमान परिस्थितियों के लिए बेहतर। ठीक, अब देखिए सामान्यतः जो है अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के कितने चरण माने जाते हैं, 6 चरण माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पहला चरण क्या होगा, किसी भी रिसर्च में सबसे पहले समस्या का चयन, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी देखिए समस्या का चयन भी करना है, उसको पहचानना भी वो पहले स्टेप है। उसके बाद भी देखिए क्या होगा, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी आप हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा चरण क्या होगा कि आप शोध प्रारूप का विकास करेंगे, यानी आप जो रिसर्च करेंगे उसकी डिजाइन कैसी होगी वो चीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद आप करेंगे आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण, यानी डाटा कलेक्ट करोगे और उसको आप एक जगह इकट्ठा करोगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, यानी डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया है अब उसकी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, यानी उसको जनरलाइज करेंगे और फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अनुसंधान जो महत्वपूर्ण विधियां थी। अब देखिए है अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या है देखिए, रिसर्च एथिक्स। ठीक है, रिसर्च एथिक्स, इससे संबंधित जो है कुछ चीजें मैंने आपको जो महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो क्लास मैंने लिया था उसमें बताया था, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो क्या थी, साहित्यिक चोरी थी। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखिए अब अनुसंधान नैतिकता। हाँ देखिए अनुसंधान नैतिकता, रिसर्च एथिक्स, इसमें देखिए क्या है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध एवं दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूर्ण होते हैं। यानी अनुसंधान जो होता है एक लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जो काफी समय में पूर्ण होती है और इसके लिए कई स्टेप्स होते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी सब के लिए हमें क्या किया जाता है,
ये सब चीजें अपनाई जाए। देखिए, धैर्य पूर्वक करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और शोध कार्य तब क्या होगा, तभी आपका त्रुटि पूर्ण नहीं होगा, यानी बिना त्रुटि का होगा। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तब आपका अनुसंधान क्या होगा, त्रुटि पूर्ण होगा। ठीक है। कोई भी शोध कार्य पूर्ण होने पर भविष्य हेतु उपयोगी होता है, यानी कोई भी रिसर्च अगर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो फ्यूचर के लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में किसी समस्या के समाधान तथा समस्या के संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करना चाहिए। यानी जब अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान करता है, कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करता है, तो किसी भी समस्या के समाधान को समस्या के संदर्भ में देखकर, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उसको ध्यान में रखकर ही अपना शोध कार्य करता है, और करना चाहिए भी। ठीक है। देखिए, उसी के देखिए, अनुसंधान शोध नैतिकता, अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। यानी अनुसंधान नैतिकता क्या करती है कि अनुसंधान को जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार यानी आचरण का उपयोग करते हुए बेहतर गाइडलाइन दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। जब हम नैतिकता के बारे में सोचते हैं तब हम सही एवं गलत के बीच भेद करने वाले नियमों के बारे में सोचते हैं। नैतिकता का मतलब ये होता है कि समाज द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य, यानी यदि आप समाज के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के हिसाब से कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य नैतिक कहा जाता है, और समाज के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं तो आपका कार्य अनैतिक है। उसी प्रकार से रिसर्च में भी होता है कि अनुसंधान क्षेत्र में कुछ मूल्य निर्धारित किए गए हैं, कुछ नियम हैं, अगर यदि आप उनके अनुसार अपना अनुसंधान करते हैं, उनका पालन करते हैं, तब कहा जाएगा कि आपका अनुसंधान नैतिक है। यदि आप उसके विपरीत कुछ करते हैं तो क्या कहा जाएगा, आपका अनुसंधान अनैतिक। ठीक। अब देखिए, अनुसंधान के जो नैतिक मूल्य अथवा सिद्धांत हैं वो क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनुसंधान के नैतिक मूल्य अथवा सिद्धांत, ठीक है, एथिकल वैल्यूज आर थ्योरीज ऑफ रिसर्च। सबसे पहले देखिए क्या है कि अनुसंधान में ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों, परिणाम तथा विधियों के साथ प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। यानी अनुसंधान जब करें तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, आप ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करिए और आंकड़ों को भी ईमानदारी से इकट्ठा करिए, परिणाम में भी ईमानदारी दिखाइए, जो विधियां आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी अच्छे से करिए, और जो प्रकाशन की स्थिति है उसको भी सही सही रिपोर्ट तैयार करके बताइए। ठीक। फिर देखिए, अनुसंधान में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या भ्रांत धारणा से बचना चाहिए। यानी आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उससे संबंधित अगर कोई पूर्वाग्रह है, कोई भ्रांति है, तो आपको उससे बचना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, शोध नैतिकता में व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं करना चाहिए, यानी इसमें सब्जेक्टिविटी को शामिल नहीं करना चाहिए। यानी वह अनुसंधान किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक चर के प्रति है तो उसको आपको बचना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक। उसके बाद देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया में गंभीर एवं ध्यान पूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिए। वही चीज ऊपर बताया मैंने कि इसमें बहुत गंभीरता से, सीरियसली और ध्यान से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अनुसंधान जब किया जाता है तो उसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं, तो इसलिए आपको ये बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों का सम्मान करें। यानी अगर यदि कोई चीज पेटेंटेड है, कॉपीराइट है, कोई बौद्धिक संपदा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसका सम्मान करें, उसको चुराएं ना, उसका उल्लंघन ना करें। ठीक है। ये सब चीजों को भी ध्यान दें। अनुमति के बिना प्रकाशित डाटा, विधियों व परिणामों का उपयोग, यदि आपके अनुसंधान में इसकी आवश्यकता है,
यदि आपको बहुत ज़रूरत है तो आप क्या करें, उनकी परमिशन लें, उनकी अनुमति लें, और उनकी अनुमति लेकर उनको रेफरेंस देके, उनको संदर्भ में देकर आप इसका प्रयोग करें। लेकिन बिना बताए चोरी करके उस किसी के डाटा को लेना अपराध माना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने साहित्यिक चोरी में आपको बता दिया। ठीक है, यानी जो अनुसंधान होता है वो कैसा होता है, सर्वजन हिताय, यानी कोई भी रिसर्च जो किया जाता है वो क्या होता है, सभी के हित को देखकर किया जाता है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग या किसी विशिष्ट समुदाय को देखकर नहीं। ठीक, देखिए और देखिए इसमें क्या होता है, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित हो। यानी देखिए, यानी जब आप अपने साहित्य की समीक्षा करेंगे तो देखिए उसमें संबंधित जो और भी व्यक्ति हैं, और भी जो पूर्वकार हैं, प्रासंगिक पूर्वकार, उनका भी क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए, जिससे क्या कहता है कि आपकी जो अच्छी शोध नैतिकता कही जाएगी। यानी पहले के द्वारा यदि इस अनुसंधान से संबंधित किसी व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया है तो उसके कार्यों को भी आपको योगदान मानना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक, फिर देखिए यह एक स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी रिसर्च कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, और स्वाभाविक होना चाहिए, इसमें ज्यादा बनावटीपन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अनुसंधान विश्वसनीय प्रक्रिया है, यह ज्ञान वृद्धि में सहायक, यह भी ध्यान देना चाहिए कि अनुसंधान जो होता है वो विश्वसनीय होता है, जिसको बहुत से लोग मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ज्ञान में वृद्धि करने वाला होता है, यानी ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर देखिए अनुसंधान मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करता है, यानी अनुसंधान क्या क्या करता है, मानव की गरिमा, उसकी गोपनीयता और स्वायत्तता का भी सम्मान करता है। यानी आपके किसी के अनुसंधान के द्वारा किसी दूसरे की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और उसकी स्वतंत्रता को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, अनुसंधान एक कलात्मक और सृजनशील प्रक्रिया है। यानी देखिए अनुसंधान क्या है, एक कलात्मक प्रक्रिया है और सृजनशील यानी क्रिएटिव प्रक्रिया। ठीक, फिर देखिए अनुसंधान मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण होता है, यानी इसमें आपको ह्यूमन वैल्यू को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान कार्य भविष्य के लिए उपयोगी होता है, यानी अनुसंधान कार्य जो होता है क्या होता है, आपके फ्यूचर के लिए उपयोगी होता है, तो इसको ध्यान में रख के अनुसंधान करना। अब देखिए अनुसंधान में कुछ त्रुटियां आ जाती है ना, जैसे देखिए क्या क्या होती है, एरर सेंसेशन जो होता है कभी कभी हो जाता है। देखिए क्या होता है कि अनुसंधान में प्रायः कभी कभी कुछ त्रुटियां रह जाती है। देखिए कोई भी काम आप बहुत अच्छे से करिए, लेकिन 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है, थोड़ी बहुत कमियां उसमें आ ही जाती हैं। तो उसी प्रकार रिसर्च भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत कमियां आ जाती हैं। तो देखिए क्या क्या है, जो शोध ग्रंथ के नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। तो इस चीज क्या करती हैं, कभी कभी शोध के नैतिकता पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। देखिए सबसे पहले क्या कि काल्पनिक अवधारणा, यानी हम रिसर्च करते समय कुछ काल्पनिक अवधारणाओं का प्रयोग कर लेते हैं जो हमारे अनुसंधान में क्या करती है, त्रुटि ला देती है। उसके बाद देखिए निकृष्ट प्रकार के औचित्यकरण, यानी कुछ बहुत कमजोर, बहुत पिछले, मतलब बहुत तुच्छ प्रकार के जो औचित चीजें हैं उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो उससे हमारी नैतिकता प्रभावित होती है। फिर देखिए पूर्वाग्रह और पक्षपात, कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च में लोग पूर्वाग्रहों का सहारा ले लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत पक्षपात कर देते हैं, जिससे हमारी शोध नैतिकता में क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। फिर देखिए प्रदूषित तत्व, यानी कुछ ऐसे भी फैक्ट शामिल कर लिए जाते हैं जो प्रदूषित होते हैं, यानी जो साफ सुथरा नहीं होते हैं, जो पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, जिसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं कंटेमिनेटेड फैक्ट। और भ्रांतियां, यानी इससे संबंधित कुछ फैलेसीज होती है, कुछ भ्रांतियां होती हैं, उसको भी हम लोग गलती से शामिल कर लेते हैं, तो जब बाद में हमारे रिसर्च में क्या करती है, त्रुटियां उत्पन्न करती हैं।
ठीक। उसके बाद देखिए, अब अनुसंधान में हितधारक कौन होते हैं, यानी जो कोई भी रिसर्च किया जाता है तो उसके स्टेक होल्डर कौन है, यानी कोई भी काम जब किया जाता है तो किसी के लिए किया जाता होगा। जो काम अगर यदि किसी के लिए किया जा रहा है तो उसका क्या होगा, वो स्टेक होल्डर होगा। ठीक है, देखिए लिखा गया है ना, अनुसंधान में हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च। देखिए, अनुसंधान में कई हितधारक होते हैं जिनका नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध है और ये किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, जो भी हितधारक होते हैं वो देखिए क्या होते हैं कि अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और उनसे ही अनुसंधान की नैतिकता भी प्रभावित होती है। ठीक है, मुखी हितधारक प्रतिभागी हैं जिनसे आंकड़े प्राप्त करने होते हैं, यानी मुख्य हितधारक कौन से हैं, यानी ऐसे स्टेक होल्डर जो हैं मुख्य होते हैं, मेन होते हैं, जिनसे क्या इकट्ठा किया जाता है, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। यानी आंकड़े जहां से लिया जाता है मेन स्टेक होल्डर वही है। दूसरा हितधारक शोधकर्ता को माना जाता है, यानी दूसरा हितधारक कौन था, जो शोध कर रहा है खुद स्वयं वो होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त निधियन एवं एजेंसी और बृहद समाज भी इसके हितधारक है, यानी इसके अलावा जो एजेंसी आपको पैसे दे रही है, रिसर्च कराने के लिए खर्च कर रही है, वो भी हितधारक होती है। और सबसे लास्ट में जो अनुसंधान करने के बाद जिस पर लागू होगा, यानी वह समाज, बृहद समाज, वह भी क्या है, इसका स्टेक होल्डर्स। यानी चार चीजें हो गई, यानी जहां से आप प्रदत्त इकट्ठा करोगे, डाटा एकत्रित करोगे, वो सबसे पहला हितधारक। दूसरा जो रिसर्च करने वाला है वो खुद हो गया। फिर उसके बाद जो एजेंसी आपको पैसे दे रही है, जो आपके रिसर्च पे पैसे खर्च कर रही है, वो हो गई। और चौथा सबसे बड़ा चीज है कि उसका इस्तेमाल जिसके ऊपर किया जाएगा, वो चौथा स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस यही तक रखते हैं। अब अगली जो कक्षा है उसमें हम लोग अनुसंधान से संबंधित जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। जैसे देखिए, रिसर्च पेपर क्या होता है, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसके लिए अब अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगली कक्षा में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इनके बारे में आपको